हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेप ऑन। आज डिस्कस करते हैं कुछ इंडियन पॉलिटी के छोटे छोटे टॉपिक्स। बड़े टॉपिक्स तो हम कवर कर चुके हैं, कुछ छोटे टॉपिक्स लेते हैं। इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 324 में होता है इलेक्शन कमीशन, जिसका कॉम्पोजिशन होता है इट कंप्राइजेस आ चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस not more than 4 other election commissioners। इलेक्शन कमीशन में एक होता है CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस नॉट मोर देन 4 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स का मतलब है इससे कम हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकते। राइट नाउ 2 हैं, इस समय 2 हैं, मतलब मैक्सिमम हो सकते हैं 5 लोग, फिलहाल 2 ही हैं। एक होते हैं CEC, उनके अलावा 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स। ऑल ऑफ देम आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। इनको अपॉइंट करते हैं राष्ट्रपति फॉर ए टेन्योर ऑफ 6 years और till the age of 65 years, whichever result लिया, 6 साल रहेंगे या 65 साल तक रहेंगे, जो पहले हो जाए वो काउंट हो जाएगा। बिफोर दैट all of them may resign to president or may be removed। 5 साल से पहले ये हटाए जा सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा। दे मे बी रिमूव्ड और दे मे रिजाइन बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति को लिखकर ये अपना इस्तीफा भी दे सकते हैं। removal, CEC may be removed on the like grounds and in the like manner as a judge of Supreme Court is removed। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए वही प्रोसेस इस्तेमाल करना पड़ेगा जो सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है। मतलब उन्हीं ग्राउंड्स पर, जिस ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट के जज हटाए जाते हैं, और वही प्रोसेस इस्तेमाल करना पड़ेगा जो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए होता है। मतलब इम्पीचमेंट इनका भी होगा। लाइक ग्राउंड्स का मतलब है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी, जो सुप्रीम कोर्ट जज के लिए लिखा है, और स्पेशल मेजॉरिटी लोकसभा एंड राज्यसभा। इफ पास्ट द ऑर्डर शैल बी साइंड बाय द प्रेसिडेंट। तो ये चौथा पद हो गया जो आप लोग पढ़ चुके हैं अब तक, जिसके खिलाफ इम्पीचमेंट आता है। राष्ट्रपति के प्रोसेस को ही इम्पीचमेंट बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, और चौथे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर्स को हटाने के लिए प्रेसिडेंट हटा देंगे इन कंसल्टेशन विद
चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मतलब अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और प्रेसिडेंट एक हो जाएं तो इलेक्शन कमिश्नर हट सकता है। इलेक्शन कमिश्नर के लिए कोई भी इम्पीचमेंट नहीं चाहिए होता। ओनली चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज रिमूव्ड बाय द मेथड ऑफ पार्लियामेंट्री वोट। दे कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, बट बिफोर रिमूविंग राष्ट्रपति शैल कंसल्ट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अगर सीईसी मना करते हैं तो राष्ट्रपति हटा नहीं सकते, और राष्ट्रपति अकेले नहीं हटा सकते। सीईसी खुद रिकमेंड कर दें तो राष्ट्रपति नहीं हटाएंगे। मतलब दोनों जब तक ये एक नहीं होंगे तब तक इलेक्शन कमिश्नर को भी हटा नहीं सकते। इनकी सैलरी इज इक्वल टू दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। तीनों की सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। एंड ऑल डिसीजंस इन द इलेक्शन कमीशन आर टेकन बाय मेजॉरिटी। कहने का मतलब है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कोई प्राथमिकता है, प्राइमेसी है, ऐसा नहीं है। तीनों में से जो दो कह देंगे वही फैसला हो जाता है इलेक्शन कमिश्नर का। मतलब इलेक्शन कमिश्नर एक तरफ हो जाएं तो सीईसी की बात पीछे रह जाती है। उसे चलाने के लिए ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर चेयरमैन है, अदरवाइज़ तीनों एक ही लेवल के माने जाते हैं। तो ये कॉम्पोजिशन होता है, रिमूवल होता है और सैलरी वगैरह होती है इलेक्शन कमीशन की और कमिश्नर्स की, और कॉम्पोजिशन है उसका। अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन के फंक्शंस क्या हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन क्यों होता है, क्या उसका मेन फंक्शन है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन। क्या मेन फंक्शन होता है। सो functions to conduct elections for the office of President and VP, राज्यसभा एंड लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। इन 6 बॉडीज़ के फंक्शन कराता है भारत का निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, राज्यसभा का, लोकसभा का, लेजिस्लेटिव असेंबली दैट इज़ विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल दैट इज़ विधान परिषद, जो हर राज्य में नहीं होती है। इसका मतलब समझ में आया कि पंचायतों के इलेक्शन भारत का निर्वाचन आयोग नहीं कराता, म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस ये नहीं कराता। म्यूनिसिपैलिटी और पंचायतों के इलेक्शन के लिए होता है राज्य निर्वाचन आयोग। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 वाला सिर्फ इन 6 संस्थाओं के इलेक्शंस कराता है। इसकी दूसरी ड्यूटी है कि ये मतदाता सूची बनाता है और इशू करता है वोटर आई कार्ड। मतदाता सूची बनाने का काम इलेक्शन कमीशन का है। ये इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर करता है। इट डिसाइड्स एंड मॉनिटर्स इलेक्शन एक्सपेंडिचर। ये इलेक्शन एक्सपेंडिचर को एक लॉ के तहत पावर है, वहाँ पर ये मेंशन कर देगा और फिर ये देखता है कि उतना ही पैसा, जो लिमिट है उससे ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। imposes model code of conduct during elections। इलेक्शंस के दौरान जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसको ये इम्पोज करता है और मॉनिटर करता है कि कोई भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन ना करे, ये देखता है। advises
Precedent on disqualifications of MPs। MP अगर डिस्क्वालीफाई होंगे तो कंसल्टेशन लेते हैं फ्रॉम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उनसे कंसल्टेशन करते हैं। राष्ट्रपति के आदेश पे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिस्क्वालीफाई होता है, बट बिफोर पासिंग सच एन ऑर्डर राष्ट्रपति शैल कंसल्ट द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट किए बिना राष्ट्रपति किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नहीं डिस्क्वालीफाई करते हैं। एक होता है डिलिमिटेशन कमीशन, एक होता है डिलिमिटेशन कमीशन, परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग जब कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाता है तब इलेक्शन कमीशन की सहायता से बनाता है। उसका मेंबर हो जाता है एक सीईसी या इलेक्शन कमिश्नर। तो इलेक्शन कमीशन के साथ काम करता है एक डिलिमिटेशन आयोग, जिसका काम होता है डिमार्केशन ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शंस। मतलब देश को निर्वाचन क्षेत्रों में बांटने का काम इलेक्शन कमीशन नहीं करता, एक परिसीमन आयोग करता है, और परिसीमन आयोग के मेंबर इलेक्शन कमिश्नर या कमिश्नर होते हैं, वो सहायता करते हैं। इस तरीके से देश को बांट दिया जाता है कि ये लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, ये विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है। तो इसको बांटा जाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं परिसीमन, और ये करता है एक परिसीमन आयोग। इलेक्शन कमीशन की सहायता से डिलिमिटेशन किया जाता है। आर्टिकल 326 ये कहता है कि इलेक्शंस होंगे ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज एंड एवरी सिटीजन नॉट बिलो 18 years of age and not disqualified otherwise shall have right to vote। आर्टिकल 326 में आपको मतदाता बनाने का अधिकार दिया गया है। इसी में लिखा हुआ है, ये आर्टिकल याद भी कर लेंगे कि इलेक्शन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज, एक उम्र के ऊपर सबको वोट देने का अधिकार। और क्वालिफिकेशन क्या है? हर नागरिक, पहली क्वालिफिकेशन है नागरिक, और नहीं होना चाहिए 18 साल से कम। और भी कुछ ग्राउंड्स मेंशन्ड हैं इस आर्टिकल में, उनके बेस पे भी डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। अगर ये दो क्वालिफिकेशंस हैं और कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है तो ऐसे हर व्यक्ति को दिया जाता है राइट टू वोट, होता है वोट देने का अधिकार। आर्टिकल 326 आपको वोटर बनने की अनुमति देता है, इसमें वोटर बन सकते हैं। डस्टर से साफ ही नहीं होता ये।
दूसरी बॉडी है फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 280 में होता है फाइनेंस कमीशन। आपके एग्जाम में आर्टिकल नहीं आएगा। प्रेसिडेंट बाय एन ऑर्डर अपॉइंट्स आ फाइनेंस कमीशन। राष्ट्रपति आर्टिकल 280 में एक ऑर्डर जारी करते हैं जिससे वित्त आयोग अपॉइंट हो जाता है। कॉम्पोजिशन ऑफ वित्त आयोग comprises a chairman and 4 other members। एक होते हैं चेयरमैन, उनके अलावा होते हैं 4 और मेंबर्स हाई कोर्ट के जज, रिटायर्ड हो सकते हैं, सिटिंग हो सकते हैं, या हाई कोर्ट के जज बनने योग्य हैं वो हो सकते हैं। कोई नोटेड इकोनॉमिस्ट हो सकते हैं, या फिर वन हु हैज़ वेरी गुड नॉलेज ऑफ अकाउंट्स। और चेयरमैन वो हो सकते हैं जिनको वाइड नॉलेज हो इन पब्लिक अफेयर्स, मतलब यूजुअली फ्रॉम सिविल सर्विसेज, रिटायर्ड। ये सब मिलके बनाते हैं एक वित्त आयोग। दे ऑल क्रिएट, और ये सब मिलके एक वित्त आयोग बना लेते हैं। वित्त आयोग का फंक्शन क्या होता है? टू गिव एडवाइस टू प्रेसिडेंट। वित्त आयोग राष्ट्रपति क्यों अपॉइंट करते हैं? इसलिए अपॉइंट करते हैं कि वित्त आयोग राष्ट्रपति को एडवाइस देता है रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्यों के बीच में टैक्सेस का बंटवारा कैसे हो, उसका आधार क्या हो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है फाइनेंस कमीशन का। यही एग्जाम में आता है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस दैट द टैक्सेस आर डिवाइडेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। तो आपका आंसर होगा फाइनेंस कमीशन। आरबीआई नहीं, पार्लियामेंट नहीं, इट इज़ फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन बताता है कि जितने टैक्सेस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, उनका बंटवारा कैसे करेंगे राज्यों के साथ, पहला काम। दूसरा काम, राज्यों को जो अनुदान दिए जाते हैं, ग्रांट्स इन एड जो दिए जाते हैं, इनका आधार क्या हो? किसी राज्य को ज़्यादा, किसी राज्य को कम, जिस राज्य की जैसी ज़रूरत उसके हिसाब से रिकमेंडेशन देते हैं। दूसरा फंक्शन है कि राज्यों को ग्रांट्स इन एड क्या जानी है, जो अनुदान सेंट्रल गवर्नमेंट से जाते हैं। ये तो टैक्सेस का बंटवारा हो गया, लेकिन राज्यों को उनकी नीड के हिसाब से कुछ अनुदान भी दिए जाते हैं, वो बताते हैं। और ये बताते हैं कि क्या मेजर्स लिए जाएं टू इंक्रीज रिसोर्सेज इन स्टेट फंड सो दैट समझिएगा इसको। तीसरा फंक्शन होता है, ये बताते हैं कि क्या मेजर्स लें राज्य सरकारें, क्या मेजर्स लिए जाएं ताकि राज्यों के खजाने में पैसा बढ़ जाए, ताकि राज्य ज़्यादा पैसा दे पाएँ किसको? पंचायतों और म्यूनिसिपैलिटीज़ को। तो किस तरीके से राज्यों में कलेक्शन ज़्यादा बेहतर हो, कैसे वहाँ का टैक्स सिस्टम इम्प्रूव करें ताकि राज्य सरकारें भी ज़्यादा पैसा दे पाएँ पंचायती राज बॉडीज़ को। इन 3 बड़े फंक्शंस के लिए होता है इलेक्शन फाइनेंस कमीशन। और राष्ट्रपति जो भी बता दें, जैसे कि 15वें फाइनेंस कमीशन जो इस समय चल रहा है,
उनको ये कह दिया गया कि जीएसटी ने कैसे परफॉर्म किया उसकी आप भी रिपोर्ट भी बताइए। तो ये एक एडिशनल फंक्शन हो गया। तो राष्ट्रपति इसके अलावा कुछ और भी बता सकते हैं। ये 3 तो काम उनको संवैधानिक तौर पे करने ही होंगे। तो होता है एक वित्त आयोग, ये टैक्सेस के बंटवारे को बताता है। केंद्रीय वित्त आयोग और फाइनेंस कमीशन हुआ करता है एक वित्त आयोग। फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं एन.के. सिंह। इन्होंने अभी 2020 और 21 की एक इंटरिम रिपोर्ट दी है। इंटरिम रिपोर्ट दी है, अभी बाकी की रिपोर्ट नहीं आई है। इस साल चूँकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी डावाडोल रहे हैं, वैसे तो ये 5 साल की रिपोर्ट देता है, लेकिन 15 फाइनेंस कमीशन ने अभी 1 साल की रिपोर्ट दी है। बाकी रिपोर्ट बाद में दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में चेंजेस हुए हैं, विश्व व्यापार में चेंजेस चल रहे हैं, इंडिया में भी काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं। इनको देखते हुए अभी इन्होंने ये बोला है कि अभी सही बता पाना ठीक नहीं है, कुछ समय बाद सही बंटवारे को बताएंगे। फ़िलहाल 1 साल की रिपोर्ट हम देते हैं। 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट, इंटरिम रिपोर्ट आ गई है। इसके चेयरमैन हैं एन.के. सिंह। 15वां वित्त आयोग तो हुआ करता है एक फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन बनाता है अपनी रिपोर्ट और सौंपता है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट की ये ड्यूटी है कि वो उसे पेश करवाएं पार्लियामेंट के सामने। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देता है, तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति को। अपॉइंट किसने किया था? राष्ट्रपति को। एडवाइस किसे दे रहा था? राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति फिर ये देखते हैं कि वो पार्लियामेंट के सामने पेश की जाए। जैसे कि जब बजट सेशन हुआ था, तो जब बजट पेश किया गया था, तो उससे पहले वित्त मंत्री ने सबसे पहले 15 फाइनेंस कमीशन की एक इंटरिम रिपोर्ट पेश की थी। उसके बाद फिर बजट पे डिस्कशन करना शुरू किया था। तो इट इज़ द संवैधानिक ड्यूटी राष्ट्रपति की है कि वो पेश करवाते हैं, आती उनके पास है रिपोर्ट, फिर वो पेश करवाते हैं कि किस तरह ये रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने रखी जाए। तो होता है एक वित्त आयोग। दिस इज वित्त आयोग। ऐसे ही होता है एक पद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 76 में होता है एनी पर्सन एलिजिबल टू बिकम सुप्रीम कोर्ट जज कैन बी अपॉइंटेड AGI by the प्रेसिडेंट। अपॉइंट करते हैं राष्ट्रपति। किसको? कोई भी व्यक्ति। क्या क्वालिफिकेशन? जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने योग्य हो। सुप्रीम कोर्ट का जज हो ये नहीं, कभी रहा हो ये नहीं, मतलब जो क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट जज के लिए हैं, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है, मतलब 5 साल हाई कोर्ट का जज रह चुका हो, या 10 साल उसने हाई कोर्ट में कम से कम वकालत की हो, या डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो, यही तो क्वालिफिकेशन है सुप्रीम कोर्ट जज की। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट जज बनने योग्य है, उसी को अपॉइंट किया जा सकता है एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सिंपली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। क्यों? टू give advice to president on legal matters। राष्ट्रपति को लीगल मैटर्स पर ये एडवाइस देता है। टू परफॉर्म लीगल फंक्शंस
फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के सारे लीगल फंक्शंस यही देखता है। दैट इज ही रिप्रेजेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोर्ट्स। अगर सरकार के खिलाफ मुकदमा आया है कोर्ट में तो भारत सरकार को रिप्रेजेंट करेगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। मतलब ये कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वकील होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वकील को कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और ये संवैधानिक पद है, संविधान में इसका मेंशन हुआ करता है। तो ये फिर ये सरकार को रिप्रेजेंट करता है कोर्ट में। असिस्टेड बाई सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स ऑफ इंडिया। ये तो एक व्यक्ति है, लेकिन सरकार के तो बहुत सारे वकील होते हैं, तो इसके नीचे काम करता है एक और पद, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स ऑफ इंडिया। ये सबके सब भारत सरकार के वकील हैं। कहीं पे AGI चला जाएगा, कहीं SGI चला जाएगा, या AGI नहीं भी गए। इनमें AGI संवैधानिक पद है, बाकी सब सरकार अपॉइंट कर लेती है। ये सब सरकारी वकील हैं, मतलब ये भारत सरकार के वकील हैं। उनमें AGI संवैधानिक है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स ऑफ इंडिया, ये सब सरकार को रिप्रेजेंट करते रहते हैं। इनका काम सरकार के लीगल कामों को करना है। पढ़ाने में इतनी हालत ख़राब नहीं हो रही है जितनी बोर्ड साफ करने में हो रही है। ये बोर्ड तो ऐसे हो गया जैसे बोर्ड का इम्तिहान होता है। AGI नो फिक्स्ड टेन्योर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में इसका कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता। में रिजाइन टू प्रेसिडेंट और मे बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। अगर इसको इस्तीफ़ा सौंपना है तो राष्ट्रपति को सौंप देगा, या राष्ट्रपति कभी भी इसे हटा सकते हैं। ये कभी भी अपॉइंट हो सकता है, कभी भी इसको हटा सकते हैं। ही कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट but shall not vote। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है। ये इकलौता नॉन मेंबर है, मतलब खास संविधान के तौर पर, जिसको पार्लियामेंट में ऐसे काम करने का अधिकार है जैसे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन क्योंकि ये मेंबर नहीं है इसलिए वोट देने का अधिकार नहीं है। सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि he is the one who can participate in the parliament like an MP, but he never has right to vote because he is not a member. Only members have right to vote. Members को ही right to vote होता है। ये होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। मिस्टर के वेणुगोपाल इज़ द प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तुषार मेहता इज़ सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये भारत सरकार का एक वकील होता है AGI, और सफिशिएंट AGI के लिए सफिशिएंट है ये। और जैसे भारत सरकार का वकील होता है AGI, ऐसे ही राज्य सरकार के वकील को कहते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। जैसे भारत सरकार का वकील कहलाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऐसी हर राज्य सरकार के पास अपना वकील होता है, वो कहलाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट।
किसको कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया? जब भी ये क्वेश्चन आए तो आपका आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड भारत का प्रथम वकील। ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। कौन? AGI को कहा जाता है फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। एक पद होता है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAGI। एक पद होता है CAGI आर्टिकल 148 में कैग। CAGI is appointed by the president and may be removed by the president on the like grounds and in the like manner as a judge of Supreme Court is removed। मतलब इम्पीचमेंट, ये पांचवा पद है जिसके खिलाफ आता है इम्पीचमेंट। राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, यूजुअली सिविल सर्विसेज से ये ले लिए जाते हैं, कोई बेसिक क्वालिफिकेशन नहीं है, और इसी आर्टिकल में इनको हटाया जा सकता है, लेकिन हटाना आसान नहीं है। प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी, वही जो सुप्रीम कोर्ट जज वाले हैं, और स्पेशल मेजॉरिटी लोकसभा एंड राज्यसभा ऑन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये पांचवा पद हो गया जिसके खिलाफ इम्पीचमेंट आता है। तो होते हैं एक कॉम्प्ट्रोलर का मतलब होता है कंट्रोलर। टेन्योर is 6 years or till the age of 65 years. Before that, he may resign to president. After retirement, shall not hold any post under। इनके ऊपर एक पाबंदी है कि रिटायरमेंट के बाद ये सरकारों के तहत कोई पद नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते अभी देखते हैं। 6 साल तक रहेंगे या टिल द एज ऑफ 65 साल तक रहेंगे। उससे पहले इस्तीफा देना है तो राष्ट्रपति को दे देंगे, या हटाना होगा तो 148 में इनको इम्पीचमेंट द्वारा हटाया भी जा सकता है। ही शैल नॉट होल्ड एनी पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट आफ्टर रिटायरमेंट। आफ्टर रिटायरमेंट के बाद किसी पद पर ये नहीं आ सकते हैं, आफ्टर ही इज रिटायर्ड। अब देखते हैं कि ये क्यों होते हैं। क्यों होते हैं CAGI कैग, क्यों होते हैं कैग? इनका फंक्शन है टू ऑडिट all accounts of governments and their agencies। जितनी भी सरकारें हैं, केंद्र और राज्य, सभी सरकारों और सरकार से संबंधित जितनी एजेंसीज हैं, उन सब के खातों का ये ऑडिट करते हैं कि खर्चा सही हुआ या नहीं हुआ। prepares reports रिपोर्ट बनाते हैं, देते हैं प्रेसिडेंट को और गवर्नर को, देते हैं प्रेसिडेंट को और गवर्नर को। राज्यों की रिपोर्ट्स गवर्नर्स को चली जाएंगी रेस्पेक्टिव, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट प्रेसिडेंट के पास आएगी। प्रेसिडेंट ये रिपोर्ट आगे बढ़ा देंगे पार्लियामेंट के पास, गवर्नर ये रिपोर्ट बढ़ा देंगे आगे स्टेट लेजिस्लेचर के पास, पार्लियामेंट ये रिपोर्ट दे देगी सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी पब्लिक अकाउंट कमेटी, ऐसे ही राज्यों में हो जाएगा। पार्लियामेंट इस रिपोर्ट को सौंप देती है
पब्लिक अकाउंट कमेटी सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटी जिसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा। पीएसी, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीएजीआई की रिपोर्ट कौन सी पार्लियामेंट्री कमेटी देखती है, तो आप बोलेंगे पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक का पैसा कैसे खर्च हुआ, जनता का पैसा कैसे खर्च हुआ, रिपोर्ट बना के लाएंगे सीएजीआई, लेकिन उसकी स्क्रूटनी कौन करेगा, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। इसे कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल कमेटी, ओल्डेस्ट फाइनेंशियल कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। यही चेक करती है कि सरकार ने पैसा कैसे खर्च किया। इसका चेयरमैन हमेशा ऑपोजिशन पार्टी से होता है, ये आपको याद रखना है। पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन हमेशा ऑपोजिशन पार्टी से होता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के खर्चे को चेक कर रहा है, इसलिए इसका चेयरमैन रूलिंग पार्टी से नहीं हो सकता, हमेशा अपोजिशन पार्टी से कोई हो जाएगा। पीएसी का चेयरमैन हमेशा अपोजिशन पार्टी से होगा और ये चेक करेगा कि जो सरकार ने पैसा खर्च किया है वो रिपोर्ट फिर आगे आएगी, फिर पीएसी की रिपोर्ट पार्लियामेंट में डिस्कस हो जाएगी, सीधे सीएजी की रिपोर्ट डिस्कस नहीं होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटी होती है पब्लिक अकाउंट कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी। क्योंकि इसका फंक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको कहते हैं, यही देखता है कि सीएजीआई कि जितना भी बजट एलोकेशंस हैं, या आप ऐसे लिख लीजिए, आपके लिए ये सही रहेगा, आसान, कि जितने भी गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस हैं वो एज पर एलोकेशन बाय पार्लियामेंट है या नहीं है। यही देखते हैं कि पार्लियामेंट ने पैसा सैंक्शन किया नहीं किया, बजट पास कराया आपने, अगर बजट पास कराया है तो खर्चा आपका ओके है। आपने लिखा कि 200 रुपये खर्च होने थे इस काम पर, तो 200 रुपये की रसीदें कहाँ हैं। अगर आपने 200 की जगह 250 खर्च कर लिए तो 50 रुपये की सैंक्शन कहाँ है। इसलिए यही देखता है कि सरकार ने जो पैसा खर्च किया है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, जो भारत सरकार का खजाना है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जहाँ पर सारा पैसा रखा जाता है भारत का, सरकार का, उससे पैसा निकाला गया, तो क्या आपने सैंक्शन ली थी। और जब सीएफआई से पैसा निकालने के सैंक्शन लेते हैं उसे कहते हैं बजट। बजट इज नथिंग बट सैंक्शन टू विड्रॉ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ये चेक करता है कि जो पैसा है वो लॉफुली सैंक्शन होना चाहिए, वही निकाल के लाता है। ये आपने खर्चा किया, ये रसीदें, इसका मतलब खर्चा सही दिख रहा है। जहाँ मिसमैच होता है तो ये बता देता है कि सरकार ने यहाँ पर गड़बड़ की है। क्योंकि ये काम करता है इसलिए इसको कहते हैं गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, जनता के पैसे का रखवाला कहलाता है। इसे क्या देते हैं, गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, या बहुत पॉपुलरली कहते हैं फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये बहुत पॉपुलर है। ये रिपोर्ट किसके लिए बना के लाता है, पीएसी के लिए, पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए, इसलिए इसे कहते हैं फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसलिए इसे कह देते हैं आईज एंड ईयर्स ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये पीएसी का क्या है, प्रहरी है, आईज एंड ईयर्स है, ये इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज द कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसका राज्य में काउंटर पार्ट नहीं होता, क्योंकि राज्यों के खजाने खर्चों को भी यही चेक करता है। ऑडिट करने वाली सबसे बड़ी बॉडी इकलौती सीएजीआई होती है, और ये पूरे देश के खर्चों को ऑडिट करते हैं। दीज आर 4 इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और भी हैं, हम देख लेंगे छोटे छोटे। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए आज यही रोकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।